जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम नॉर्थ इंडिया से मूव करके सदर्न इंडिया की तरफ चलेंगे और साउथ इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट किंगडम इज द विजयनगर किंगडम या विजयनगर एम्पायर। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इस किंगडम के बारे में आपने सबसे ज़्यादा फेमसली सुना होगा कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय जो थे वो इस एम्पायर के ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे जिन्होंने इस एम्पायर को बहुत एक्सटेंसिवली एक्सपैंड किया था। हम उनके बारे में भी देखेंगे, बट हम इस एम्पायर के बारे में एज अ होल पढ़ेंगे कि क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्या इनके अचीवमेंट्स थे, कैसा इनका स्ट्रक्चर था। हम इन सबको देखेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे डेक्कन रीजन में विजयनगर एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। प्रीव्यू देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे हम, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम, ये किंगडम स्टैब्लिश कैसे हुआ है। देन वी विल मूव टू डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत लंबे समय के लिए ये एम्पायर चला है। इसमें वेरियस डायनेस्टीज आई थी। अगर आप इसे नॉर्दर्न इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत जो है वो एक एम्पायर है, एक साम्राज्य है, पर उसमें भी वेरियस काइंड्स ऑफ डायनेस्टीज आई थी, वेरियस टाइप्स ऑफ डायनेस्टीज आई थी, जैसे कि मामलूक, तुगलक, खिलजी, लोधी वंश। तो वैसे ही इस एम्पायर में भी बहुत सारे वंश आए हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। देन वी विल मूव टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कल्चरल एस्पेक्ट क्या था, इनका आर्किटेक्चर में क्या योगदान रहा है, इनकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी थी, और फिर अल्टीमेटली डिक्लाइन कैसे हुआ है। इंट्रोड्यूसिंग यू टू द विजयनगर एम्पायर। एक बारी ये मैप देखिए, जस्ट लुक एट दिस एरिया। ये जो रेड कलर से कलर कोडेड है, ये एम्पायर है पूरा विजयनगर एम्पायर। ये पूरा रीजन जो है विजयनगर एम्पायर के अंडर आता है। आप कोणार्क से लेके नीचे त्रिवेंद्रमपुरम तक देख सकते हैं। कोणार्क यानी ओडिशा से लेके नीचे केरल के एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट तक ये पूरा एरिया, इवन कर्नाटक का एरिया भी विजयनगर एम्पायर में आता है। अ सिग्निफिकेंट साउथ इंडियन एम्पायर thrived from 14th to 17th century. Time period क्या है? 14th to 17th century. And in this lecture we will explore rise, cultural contributions and lasting legacy. हम देखेंगे इसका उद्भव, क्या इसके contributions रहे हैं, इसका क्या अचीवमेंट रहा है और इसकी लेगेसी क्या रही है, मतलब इसने अपनी क्या छाप छोड़ी है। अब स्टैब्लिशमेंट हम देख लेते हैं। Established in 1336. स्पेसिफिकली कौन सा ईयर दिया गया है? 1336 का ईयर है, जिसमें विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश होते हुए हम देखते हैं किसके द्वारा? हरिहर वन एंड बुक्का राय वन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की है, इस साम्राज्य की नींव रखी थी हरिहर वन एंड बुक्का वन ने। इमर्ज्ड एज रिस्पॉन्स टू डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब ये जो एम्पायर है ये किस मतलब इसका उद्भव हुआ कैसे है या किन बेसिस पे इसका उद्भव हुआ है? तो बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ है दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन से। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ है वैसे ही उसमें से दो प्रोमिनेंट लोगों ने साउथ में माइग्रेट किया डेक्कन रीजन में एंड दे एस्टैब्लिश्ड दिस एम्पायर। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं हरिहर वन है, बुक्का वन। कौन सी डायनेस्टीज थी इतने बड़े साम्राज्य में? कौन कौन सी डायनेस्टीज थी इतने बड़े एम्पायर में? तो शुरू होता है संगम डायनेस्टी से, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अरावेदु डायनेस्टी। अब इन डायनेस्टीज में से आपको ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या टाइमलाइन है, कब कौन आया, कौन से रूलर्स किसके थे, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, नोट्स में भी मेंशन होंगे। आप पहले तो ये देख लें कि ये 4 डायनेस्टीज थी विजयनगर एम्पायर में, और इसमें से जो तुलुवा डायनेस्टी है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कृष्णदेव राय, जिनका आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, और ये पिक्चर मैंने लगाई है इसलिए ताकि आपको अपने चाइल्डहुड से कुछ चीज़ें याद आ जाएं। अगर आपने कृष्णदेव राय के बारे में सुना है तो आपको उनके साथ एक और पर्सनालिटी का नाम याद होगा। थोड़ा सा अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो तेनाली राम। तो ही तेनाली राम, वो उनके मिनिस्टर थे
और बहुत ही उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी थी। ही हैज़ अ वेरी गुड विट, वेरी वाइज पर्सन, और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को या इश्यूज को वो बहुत ही लाइटर नोट में सॉल्व कर दिया करते थे। जैसे हमारे यहाँ अकबर और बीरबल की जोड़ी है जिसे हम कहते हैं, वैसे ही विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय और तेनाली राम का नाम लिया जाता है, क्योंकि ही वॉज द किंग एंड ही वॉज द मिनिस्टर। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इतना एफिशिएंट कर रखा था, और जो आम जनमानस है यानी कि जनरल पब्लिक है, उनके जो भी इश्यूज होते थे, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उन्हें इतना विटफुली और इतना प्लेफुली तेनालीराम सॉल्व कर देते थे कि कृष्णदेव राय भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे कभी कभी। और आपने ज़रूर तेनालीराम पे बेस्ड सीरियल्स या कार्टून कैरेक्टर्स ज़रूर देखे होंगे अपने टाइम पे। तो ये जो कृष्णदेव राय हैं, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। दिस इज ऑल यू नीड टू लर्न। Then coming to the political structure of विजयनगर एम्पायर। Now एम्पायर का एरिया हमने देख लिया, रीजन है, ऑलमोस्ट पूरा डेक्कन इन्होंने कवर कर रखा था। It featured a centralized and a monarch at its helm, centralized administration। ये जो एक बड़ा कॉमन फीचर है, आप अगर मौर्यन एम्पायर से रिकॉल करना शुरू करेंगे तो मौर्यन एम्पायर हो, गुप्ता एम्पायर हो, फिर हमने मिडिवल में दिल्ली सल्तनत भी देखा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि बीच में शक्ति केंद्रित होती ही होती है, और वो जो बीच में शक्ति का केंद्रीकरण है वो किसके हाथ में होता है? राजा के हाथ में होता है। तभी वो मोनार्कियल सिस्टम भी बन जाता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी रिसाइड्स विद द किंग। लोकल गवर्नेंस वाज मैनेज्ड बाय नोबल्स एंड मिलिट्री लीडर्स। नाउ सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ऐसा नहीं है कि सब कुछ राजा के हाथ में केंद्रित था। ऑल्सो जो शक्तियां हैं, जो मेन पावर्स हैं किसी भी साम्राज्य को चलाने की, वो हमेशा राजा और उसके एकदम क्लोज मिनिस्टर काउंसिल के हाथ में ही होती हैं। बट लोकल गवर्नेंस जरूर होता है किसी भी राज्य को, किसी भी साम्राज्य को एफिशिएंटली रन करने के लिए। अगर लोकल लेवल पे गवर्नेंस नहीं है, अगर ऑफिशियल्स अपॉइंट नहीं किए गए हैं लोकल लेवल पे, तो इतने ग्रास रूट लेवल पे आके चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे राजा दिल्ली में अगर बैठा है या कहीं भी किसी कैपिटल सिटी में बैठा है, तो उसके साम्राज्य के ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा? या अगर ग्रामीण इलाकों में कोई समस्या आ गई है, पहले इतना तो एफिशिएंट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन था नहीं। अगर ग्रामीण इलाके में कोई भी समस्या आ गई है, कोई नेचुरल कैलेमिटी है, किसी तरह का इनएफिशिएंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को राजा तक पहुंचाना, राजा से किसी तरह का निर्णय उस जगह तक पहुंचाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, इन सबको बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए लोकल गवर्नेंस था यहाँ पे। और वो किसके हाथ में था? नोबल्स एंड मिलिट्री लीडर्स के हाथ में। नोबल्स मतलब जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें नोबल्स कहा जाता है, एंड मिलिट्री लीडर्स एज वेल। Now coming to administration of विजयनगर एम्पायर, ये भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो कैसे चलती थी। बेसिकली इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था। मैंने आपको बता दिया कि राजा के हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित थी, लेकिन लोकल लेवल पे भी गवर्नेंस थी। तो वो कौन से ऑफिशियल्स थे, किस तरीके से एम्पायर बटा हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए, वो हम देखते हैं इसमें। सेंटर पे यानी कि बीच में सबसे हायर लेवल पे क्या है? किंग है, जिसे राय भी कहते हैं। नाउ कृष्णदेव राय मैंने आपको बताया, वैसे ही देव राय भी हैं एंड वेरियस अदर रूलर्स। तो साउथ में राजा को राय कहते थे, जैसे दिल्ली सल्तनत में हम रूलर को सुल्तान कहते हैं, वैसे ही साउथ में राजा को राय कहा जाता था। हेंस कृष्णदेव राय, राय जो है वो किंग को डिनोट करता है। राय वॉज द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम। ये हो गया एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन राज्य या मंडलम, प्रोविंस, प्रांत जिसे हम कहते हैं, जिसे आप इसे आजकल के स्टेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। आजकल के जो राज्य हैं उन्हें आप राज्य या मंडलम से कंपेयर कर सकते हैं, प्रोविंस से कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। नाउ अमर नायक्स एंड नयनकार्स। सी अमर नायक सिस्टम या नयनकार सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है जिसे नायक कहते हैं। वो गवर्नर होता है कहाँ का? प्रोविंस का। यानी कि प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए, प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो ऑफिशियल अपॉइंट होता था उसे नायक कहते थे, और इस सिस्टम को नयनकार सिस्टम या अमर नायक सिस्टम भी कहते हैं। कोई पूछे आपसे, कहीं आप क्वेश्चन देखें, नयनकार सिस्टम कहाँ से रिलेटेड है? विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ओके,
एंड ये गवर्नर्स होते कौन थे? दे वर फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स हु कुड हैव अ रेवेन्यू असाइनमेंट, जिसे अमर कहते थे। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसे अमर कहते थे, हेंस ये नाम पड़ा है अमर नायक सिस्टम। अमर आपका रेवेन्यू हो गया, नायक आपके गवर्नर्स हो गए, ठीक है। और ये नायक्स जो थे, ये जो गवर्नर्स थे, ये फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स होते थे। फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स कौन होते हैं? वो मिलिट्री चीफ्स यानी कि वो सैनिक, जिन्हें आप सेनापति भी कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो मिलिट्री चीफ्स जिनके अंडर कुछ एरिया आता है, कुछ पर्टिकुलर स्मॉल रीजन आता है, जिससे वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम गवर्नर्स या नायक्स कहते थे। वैसे मिलिट्री चीफ्स का काम क्या होता है? लड़ाई करना, है ना, सेना का नेतृत्व करना किसी भी युद्ध में। पर यहाँ पे जो नायक्स थे, वो फ्यूडल मिलिट्री चीफ्स थे, वो अपनी आर्मी तो मेंटेन करते ही करते थे, साथ ही साथ वो किसी पर्टिकुलर रीजन का रेवेन्यू भी देखते थे, रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। फिर आता है प्रोविंस से नीचे नाडु, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला। अब नाडु जो है, इट वॉज बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे निचला तो हमेशा गांव ही रहेगा, ग्राम रहेगा, पर एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की में जहां तक आपके नामकरण किए गए हैं, नॉमेनक्लेचर दिया गया है और स्पेसिफिकली असाइंड ऑफिशियल्स हैं, उसमें नाडु सबसे बेसिक यूनिट है। नाडु है क्या? डिस्ट्रिक्ट है या जिला है। और वेंथी क्या था? ग्रुप ऑफ नाडूस। कई सारे नाडूस यानी कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप को हम कहते थे वेंथी। फिर आता है स्थल, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को भी हमने डिवाइड किया और फिर वो सब डिस्ट्रिक्ट बन गया। स्थल यानी कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस। अब सब डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए या क्लस्टर ऑफ विलेज कह लीजिए, इट्स द सेम थिंग। उसको क्या कहते थे? स्थल कहते थे। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑफिशियल नहीं है, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जो हैं वो काम किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए। फिर आ जाता है सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ यूनिट, दैट इज ग्राम और विलेज। यहाँ पे अयंगार सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। अब अयंगार क्या है? वे लोकल ऑफिशियल्स हु मेंटेन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल ऑफिशियल्स, सॉरी, विलेज के ही कुछ लोगों को, यानी कि गांव के ही कुछ प्रधान लोगों को, कुछ बुजुर्ग लोगों को, या कुछ जो बहुत थोड़े इन्फ्लुएंशियल होते थे, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता था और वही विलेज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है डे टू डे का, उसको वो देखते थे। ये था आपका अयंगार सिस्टम। नाउ कमिंग टू द कल्चरल एस्पेक्ट। जब भी आपसे साउथ इंडियन किंगडम्स या साउथ इंडियन डायनेस्टीज की बात हो तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें, वहाँ का कल्चर बहुत रिच था। ऑल्दो नॉर्थ इंडिया का भी कल्चर बहुत रिच था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन साउथ इंडिया का कल्चर बहुत रिच था, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट में। वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन साउथ इंडिया। वही हम देखते हैं यहाँ पे भी, विजयनगर एम्पायर में भी। It was a cultural hub that fostered advancement in art, architecture and literature, construction of magnificent temples and patronage to artists and scholars. Magnificent temples, ये है मेन फीचर किसका? विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर का। Magnificent temples कैसे? Huge buildings, huge infrastructures, बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण हुआ है और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग एंड ब्यूटिफिकेशन हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर के दौरान जो टेम्पल्स बने हैं उनमें। आर्किटेक्चर में क्या इनका रोल रहा है? विजयनगर किंगडम, आर्किटेक्चरल लेगेसी जो है विजयनगर किंगडम की इज एविडेंट इन टेम्पल्स एंड पैलेसेस। जो उनका आर्किटेक्चर है विजयनगर एम्पायर का, वो कहाँ एविडेंटली दिखता है? टेम्पल्स में और पैलेसेस में, मंदिरों में और राजा के महलों में हम विजयनगर आर्किटेक्चर को बखूबी देख सकते हैं। सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि जिस तरह से उन्हें बनाया गया है, टेम्पल्स को और पैलेसेस को। Their unique style combines elements of Dravidian and Islamic architecture. Now here comes a catch. यहाँ पे एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन डायनेस्टीज की, विजयनगर डायनेस्टी की, तो यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि इस्लामिक आर्किटेक्चर तो हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। यहाँ पे कैसे आया वो हम आगे देखेंगे। अभी आप देखें ये जो टेम्पल है, दिस इज हजारा टेम्पल। कहाँ पे है? हम्पी में है। हम्पी आपका कर्नाटक में है। एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी मैग्निफिसेंट टेम्पल। बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। हजारा टेम्पल को 1000 पिलर्स के नाम से के उससे भी जाना जाता है कि यहाँ पे 1000 पिलर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था, हेंस इट वाज नेम्ड हजारा टेम्पल। ओके, देयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, यू कैन रीड इट।
विरूपाक्ष टेम्पल, ये कुछ मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे बट दे आर सम प्रोमिनेंट वंस, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप बाद में आराम से ये पॉइंट्स पढ़ भी सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि ये जो मैग्निफिसेंट टेम्पल्स का जो फीचर है, बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण का जो ये फीचर है, ये आपको विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलता है। दिस इज विरूपाक्ष टेम्पल। दिस ऑल्दो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 9th-10th सेंचुरी में शुरू हो चुका था, बट इसका एक्सपेंशन एंड इसका ब्यूटिफिकेशन सारा विजयनगर एम्पायर में हुआ है। यहाँ पे लिखा है भी है कि हॉल इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन वाज बिल्ड बाय कृष्णदेव राय। तो जो मेन श्राइन है, मेन श्राइन मतलब वो जगह मंदिर की जहाँ पे बेसिकली मेन डीटी स्थापित होती हैं, जहाँ पे भगवान की स्थापना होती है, उसके आगे एक बहुत ह्यूज हॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ है और वो किसने कराया है? कृष्णदेव राय ने कराया है। तो इस पूरे मंदिर का एक्सपेंशन और ब्यूटिफिकेशन जो है वो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ही हुआ है और इसको प्रसिद्धि भी उसी समय पर मिली है। फिर आ जाता है विट्ठल टेम्पल। यहाँ पे भी विट्ठल भगवान की पूजा होती है जो विष्णु जी का ही एक रूप है। और यहाँ पे ना ये चैरियट जो बना हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पर रथ जैसा स्ट्रक्चर बना है, रथ के पहिए देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। और ये रथ जैसा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, चैरियट स्ट्रीट्स एंड टेम्पल गोपुरम। हमने गोपुरम कहाँ देखा था, अगर किसी को याद हो तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान करेंगे, रिवाइंड करेंगे, तो हमने गोपुरम देखा था द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। नाउ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ से बिलोंग करती है? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। सदर्न रीजन में जो भी टेम्पल्स बने हैं वो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हैं। तो गोपुरम जो है वो उन्हीं का फीचर है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का ही एक फीचर है गोपुरम। एंड व्हाट इज गोपुरम? बेसिकली अ सर्कुलर और cylindrical top of temple infrastructure is गोपुरम। सर्कुलर और cylindrical टॉप ऑफ टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोपुरम, जो सिर्फ आपको सदर्न इंडियन रीजन में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ का भी ये दो पार्ट्स हैं सेम टेम्पल के, ये मेन बिल्डिंग है, मेन श्राइन है, और उससे पहले ये चैरियट स्ट्रक्चर बना हुआ है जाने के लिए। तो चैरियट स्ट्रीट्स एंड टेम्पल गोपुरम ये मेन फीचर है किसके? विट्ठल टेम्पल के। ये तीनों ही टेम्पल हम्पी में पाए जाते हैं और हम्पी कर्नाटक में है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या है? क्या था इकोनॉमिक उनका कंडीशन? विजयनगर एम्पायर जब इतना रिच था, कल्चरली इतना रिच था, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बने हैं, तो जाहिर सी बात है वेल्थ तो बहुत होगी, अच्छा खासा फंड लगता है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वेल्थ रिक्वायर्ड होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसी थी, हम इससे अंदाजा लगाते हैं। ये देखिए आप, कॉइन्स, ओके, दीज आर द गोल्ड कॉइन्स, और एक पे नाम भी मेंशन है, श्री कृष्ण जी। तो कृष्णदेव राय के टाइम पे जो कॉइन्स चलाए गए थे उनमें राजाओं के नाम भी मेंशन होते थे, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कृष्णदेव राय का नाम मेंशन है, इंस्क्राइब्ड भी है। विजयनगर किंगडम थ्राइव्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप। हम शुरू से इतिहास में देखते आ रहे हैं, जब भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हुई है, जब भी मजबूत अर्थव्यवस्था की बात हुई है, इकोनॉमी का हर एस्पेक्ट थ्राइव करते हुए हमें दिखा है, इकोनॉमी का हर एस्पेक्ट फ्लरिश करते हुए दिखा है, तभी उस साम्राज्य की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मेंटेन होती है। सेम अप्लाइज टू विजयनगर किंगडम एज वेल। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, ट्रेड भी है, क्राफ्ट्समैनशिप भी है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एंड इट बिकेम अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर भी ये बन जाता है मेजर, कैसे? चूंकि ये निचले हिस्से में है, सदर्न इंडियन रीजन में है, और सदर्न इंडियन रीजन जो है वो वाटरवेज से कनेक्टेड है। आप ट्रेड के लिए दूसरे देशों से, बाहरी रीजन से कनेक्ट कर पाते हैं सदर्न इंडिया को वाटरवेज से, है ना। तो इसलिए ये मेजर ट्रेडिंग सेंटर भी बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स थे जो यहाँ पे ट्रेड को फ्लरिश करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भी कर्नाटक में ही है, हम्पी में। ये विजयनगर किंगडम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस था। एक्सकवेशन के दौरान ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि दिस वाज अ मार्केट प्लेस ऑफ विजयनगर एम्पायर। मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी थी इनकी? कोई भी साम्राज्य अगर लंबे समय तक चल रहा है, सस्टेन कर रहा है, अपने आप को मजबूती से रखे हुए है, तो जाहिर है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होगी। और वैसे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जहाँ पे है, जहाँ पे वेल्थ है खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, तो कोई भी समझदार राजा सबसे पहले अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने पे ही वेल्थ को स्पेंड करता है। जब उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रहेगी उसका एम्पायर सुरक्षित रहेगा।
सुरक्षित रहेगा तभी आगे चीज़ों में डेवलपमेंट या एडवांसमेंट देखने को मिलता है। विजयनगर किंगडम मेंटेन्ड अ पावरफुल आर्मी equipped with cavalry, infantry and artillery। मतलब मिलिट्री एस्पेक्ट जो है इनका वो हर तरह से मजबूत था, चाहे वो कैवलरी हो, आर्टिलरी हो या फिर इन्फेंट्री हो। सेना इनके पास बड़ी तादाद में थी और मजबूत सेना थी। अच्छा खासा ये वेल्थ स्पेंड करते थे यहाँ के राजा सेना को मेंटेन करने में। नाउ अब इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे प्लस पॉइंट्स थे, बट अल्टीमेटली द किंगडम डिक्लाइंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे मैंने अब तक आपको हर एम्पायर के, हर किंगडम के डिक्लाइन में कुछ चीज़ें कॉमन बताई हैं। क्या है वो? इंटरनल स्ट्राइफ्स, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और एक्सटर्नल प्रेशर्स या एक्सटर्नल इन्वेजन्स। यहाँ पे इन दोनों फीचर्स के साथ, ये दो फीचर्स तो हैं ही, बट उसके साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है, और वो घटना है बैटल ऑफ तालीकोट या तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोट, तालीकोट का युद्ध कब हुआ है? 1565 में, लेट 16th सेंचुरी में बैटल ऑफ तालीकोट लड़ी गई है। अब ये बैटल किसके बीच हुई है, क्या इसका रिजल्ट है, अब मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये हमें हमारे दूसरे लेक्चर से कनेक्ट करेगा। आप यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस मैप, और हम यही वाली स्लाइड अभी कनेक्ट करेंगे हमारे आर्किटेक्चर वाली स्लाइड से, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस भी हम देख पाते हैं विजयनगर में। तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ कहाँ से रहा है? दिस इज योर विजयनगर एम्पायर, ठीक है, दिस ब्राउन कलर, इट इज योर विजयनगर एम्पायर। इसके जस्ट ऊपर देखिए, दिस लाइट ग्रीन कलर, पेस्टल ग्रीन कलर, ये है आपका बहमनी किंगडम और डेक्कन सल्तनत। जैसे दिल्ली सल्तनत है नॉर्थन इंडिया में, वैसे ही डेक्कन सल्तनत है सदर्न इंडिया में। इसके जो अगर आप डायनेस्टीज इसमें भी हैं, जैसे विजयनगर में वेरियस डायनेस्टीज थी, वैसे ही इसमें भी छोटे छोटे किंगडम्स हैं। कौन कौन से हैं? बेरार, अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा एंड बीजापुर। ये छोटे छोटे किंगडम्स हैं, इस सल्तनत का हिस्सा हैं, जो आपस में भी जिनके टकराव होते थे और साथ ही आसपास के रीजन से भी लड़ते रहते थे। अब ये जो तालीकोटा का बैटल है, यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन्ड है, ये तालीकोटा का बैटल ग्राउंड है, यहीं पे वो युद्ध लड़ा गया है। विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो, साथ ही साथ यहाँ का जो ग्रैंड अलायंस है, अब ये देखिए यहाँ पे एक शब्द मेंशन है, द ग्रैंड अलायंस। अलायंस का मतलब आप समझते हैं, गठबंधन। तो ये ग्रैंड अलायंस किनके बीच हुआ है? अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा एंड बीजापुर। इन 4 स्टेट्स के बीच में या इन 4 किंगडम्स के बीच में एक अलायंस बना, इन्होंने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, और फिर दे स्टूड अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। दे फॉट अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर एंड दे डिफीटेड विजयनगर एम्पायर। दे डिफीटेड द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, और हेंस यहाँ से डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन यहाँ से शुरू हो जाता है। लेटर फेज में हम देखेंगे ये एरिया भी कवर कर लिया जाता है डेक्कन सल्तनत के किंगडम्स के द्वारा। देन इन लेटर फेज उनके आपस में भी कुछ स्ट्राइफ्स होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनके आपस में झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, और एक दूसरे को ओवर पावर करते हुए धीरे धीरे अल्टीमेटली ये डेक्कन सल्तनत भी डिक्लाइन हो ही जाती है। बट विजयनगर एम्पायर का अगर हम टाइम पीरियड देख रहे हैं तो उसके डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन में इस ग्रैंड अलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपको विजयनगर एम्पायर से एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर याद रखना है वो यही है कि उसका डिक्लाइन जो हुआ है उसमें बैटल ऑफ तालीकोटा का मेजर रोल है। बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ी किसके बीच गई है? द ग्रैंड अलायंस विच इज अहमदनगर, बीदर, बीजापुर एंड गोलकोंडा अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। ओके, इसका कंक्लूजन क्या हुआ है कि जो ग्रैंड अलायंस है, ये जो डेक्कन सल्तनत के किंगडम्स हैं, ये जीत जाते हैं, विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है या शुरू हो जाता है। वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, किसी बड़े साम्राज्य को एक दिन में खत्म करना इट्स नॉट पॉसिबल, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन विजयनगर आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया कि विजयनगर में जो आर्किटेक्चर है उस पर इस्लामिक प्रभाव भी है, वो प्रभाव यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, दो रीजन्स के बीच में, दो रीजन्स जो आसपास लोकेटेड हैं, बहुत ही जिनकी बाउंड्री भी सेम है, वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज तो हो ही रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ट्रेड एक्सचेंजेस भी हो रहे होंगे, ट्रेड एक्सचेंजेस के साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता ही है।
तो उसी कल्चरल एक्सचेंज के दौरान इस्लामिक इन्फ्लुएंस आया है विजयनगर एम्पायर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। आई होप ये आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसीलिए मैंने उस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं ये मैप दिखाना चाहती थी आपको, ताकि आपको ये देख के विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख के समझ आए कि ये रीजन्स कैसे लोकेटेड थे और क्यों इन्फ्लुएंस है। इतना क्लोजली लोकेटेड प्लेसेस हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि कल्चरल एक्सचेंज होंगे ही होंगे, और वही कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है हम देखते हैं आर्किटेक्चर में, टेम्पल स्ट्रक्चर्स में या वेरियस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स में भी हम देख पाते हैं। सो दिस वाज इट। हमने विजयनगर एम्पायर को पढ़ा, साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ये एम्पायर कितना वास्ट था, कितना एक्सटेंसिव था, इसके कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फीचर में। यू विल गेट द नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस लेक्चर। प्लीज डू रीड इट, सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ते रहिए, कीप लिविंग हिस्ट्री, ताकि आपको समझ आता रहे उतने ही अच्छे से जितना अच्छे से मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वील सी यू अगेन। थैंक यू। जय हिंद।